नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ख्वाहिशें हकीकत बन जाती हैं गर मुश्किलों से लड़ने का हौसला हो। हर ख्वाब की ताबीर होती है गर मंजिल को पाने का फैसला हो। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने मंजिल को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम किसी भी भाषा को बोलते समय बीच बीच में रुकते हैं या ठहरते हैं तो एक संप्रेषण में भावनाओं को व्यक्त करने में स्पष्टता आती है, क्लियरिटी आती है। ठीक है, तो लिखते समय यदि हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे कितनी देर रुकना है, कहाँ पे वाक्य पूर्ण हो गया, कहाँ पे प्रश्न पूछना है। तो इन सब चीजों को लिखित रूप में जानने के लिए मौखिक भाषा में तो जब हम बोलते हैं तो चिन्हों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही हम बीच बीच में पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं या प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के भाव आता है, या वाह कितना सुहाना दिन है। इस तरह के भाव मौखिक भाषा में स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा में उनको व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि परिभाषा आप शॉर्ट में इस तरह कह सकते हैं कि लिखित भाषा में वाक्य लिखते समय ठहराव दिखाने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता मतलब जरूरत, वे चिन्ह कौन से हैं? वे चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी लिखते समय जब हम भाषा में बीच बीच में कहीं कॉमा लगाते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में इसे अल्प विराम कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, तब इन प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क है ना, तब इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। और लिखित भाषा में इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। यदि हम इनके बिना किसी भी निबंध को, लेखन को, वाक्य को, प्रश्न पत्र को, किसी भी लेटर को या समाचार पत्र को कहीं भी हम लिखेंगे इन विराम चिन्हों के बिना फ्लैट में, तो वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण है, हमने एक सेंटेंस लिया, मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ सेंटेंस पूरा हुआ तो यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है, तो हमने यही प्रश्न पूछ लिया, मोहन क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हमने कह दिया वाह मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम। यहाँ भी यदि हमने कॉमा लगाया है तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह अंत में लगेगा। ये भी एक नियम है विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाने का। ठीक है ना। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो अधिकांशतः हम लोगों ने सुन रखा है, उसकी चर्चा हम कर देंगे यहाँ पे समझने के लिए। जैसे एक है, रोको मत जाने दो। ठीक है, इसमें अल्प विराम यानी कॉमा की बात कही गई। यदि कॉमा लगा दिया रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ हुआ कि जो अतिथि हमारे घर में आए हैं उन्हें रोक लो कुछ दिनों के लिए और उन्हें मत जाने दो। लेकिन यही कॉमा यहां से हटाकर यदि यहां लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा रोको मत जाने दो। यानी आए हैं, बहुत दिन रहे, अच्छा हुआ रहे, अब इनको रोको मत जाने दो। ठीक है ना। एक कॉमा के स्थान परिवर्तन से जो वाक्य का अर्थ है वो बदल गया। बोलते समय तो हम भाव के साथ बोलेंगे, हमने कहा रोको मत जाने दो। ठीक है, तो वहां पे हमें कॉमा दिख नहीं रहा है, लेकिन लिखते समय हमको इसको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता, लिखने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह हैं
वो कैसे प्रयोग में आते हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम अल्प विराम की बात करेंगे। इसका चिन्ह है ये, जिसको आप कॉमा बोलते हैं। ठीक है, जब कहीं भी शब्दों में थोड़ा सा अंतराल होना, थोड़ा सा रुकना होता है, जैसे राम, सीता, श्याम और उसके दोस्त, तो राम के बीच में, राम के बाद, सीता के बाद और श्याम के बाद, है ना, राम, सीता, श्याम, और यहाँ और लगेगा तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके दोस्त घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे अल्प विराम का ये चिन्ह प्रयोग में आया। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक बिंदी होती है और अल्प विराम का साइन होता है। जहां पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय तक रुकना होता है ना, वहां पर अर्ध विराम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा सूर्यास्त हो गया, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर हम रुके, ये हमने अर्ध विराम लगा दिया, लेकिन लालिमा अभी बाकी है, लेकिन लालिमा अभी है। ठीक है, तो यहां पे यानी अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय जहां रुकना होता है वहां पे अर्ध विराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण विराम। ये खड़ी पाई का चिन्ह होता है। इसका तात्पर्य है कि वाक्य हमारा पूरा हुआ और यहां पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए। जैसे राम जाता है, यहां पे वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया गया। ठीक है, एक है उपविराम। उपविराम में दो बिंदी होती है। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न पत्र में इसको देखा होगा, जैसे हमने कहा कि निम्न विषय पर निबंध लिखिए, तो विषय में हमने कहा प्रदूषण, फिर बिंदी लगी रहती है, आपको दिखता होगा एक समस्या। ठीक है, ये उपविराम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है, जहां पर भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में कोई भी प्रश्न हो कि राम कहाँ जा रहा है, वह कब आ रहे हैं, वह कब जाएंगे, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो वाक्य पूर्ण होने के बाद वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी, जहां पर हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, करुणा की भावना यानी किसी फीलिंग को जहां व्यक्त किया जाएगा वहां पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। जैसे वाह कितना सुहाना दिन है। ठीक है, अगले पर आते हैं कोष्ठक, जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे हमने कहा परशुराम ने, ब्रैकेट में हमने कह दिया परशुराम ने, स्पष्ट करना है भावना को तो हमने कह दिया क्रोध पूर्वक, ब्रैकेट में लिख दिया, फिर हमने कह दिया कहा। ठीक है, तो ये कोष्ठक का चिन्ह बहुत जगह प्रयोग में आता है। ठीक है, लेखन में। इसके अलावा योजक चिन्ह, जब शब्द युग्मों की बात आती है, शब्द युग्म जैसे माता पिता हमने कहा तो बीच में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, सूर्य चंद्र, यानी समस्त पद जहां पे होंगे वहां पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, समस्त पदों के मध्य में। फिर है अगला है अवतरण चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जिसको आप अपोस्ट्रोफी कहते हैं अंग्रेजी में, यानी इस तरह से भी होता है और डबल भी होता है, डबल अपोस्ट्रोफी, सिंगल अपोस्ट्रोफी। एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी की बात को एज इट इज कहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, कोई भी उनका दोहा आपने लिख दिया और तो वो
तुलसीदास ने कहा के बाद आप डैश लगाएंगे और उसके बाद उनके दोहे में इन्वर्टेड कॉमा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उसके बाद उनकी बात को लिखने के लिए हम इस तरह से उद्धरण चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है ना, किसी की बात को एज इट इज उतारना है तो उद्धरण चिन्ह, या तो फिर किसी जैसे कवि का नाम है, हमने लिखा प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, जैसे संदर्भ प्रसंग में हम लिखते हैं, तो उसको भी हम उद्धरण चिन्ह के अंदर रख सकते हैं। ठीक है ना, कवि का नाम है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई, तो निराला को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर हम रख सकते हैं। इस तरह से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को आप संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह है एक गोला, सिंगल गोला। जैसे डॉक्टर को आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख देंगे आगे गोला। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके। आप प्रोफेसर को आप लिखते हैं तो आगे प्रो लिख के गोला लगा देते हैं, तो इसको संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में 2 बिंदी और एक डैश का चिन्ह होता है। जैसे किसी सूचना या निर्देश देना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं और आपको देखने को भी मिलता है। फिर है रेखांकन चिन्ह। ये नीचे लाइन खींची जाती है जब कोई अंडरलाइन जिसको आप कहते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है, जैसे आपने निबंध में कोई कोटेशन डाला तो उसके नीचे आपने लाइन खींच दी, उसको रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। फिर है लोप चिन्ह या पद लोप चिन्ह भी कहते हैं इसको। जैसे अनुच्छेद लेखन में आपने पहला अनुच्छेद का पहला कोई शब्द 2-3 शब्द लिखे, उसके बाद आपने डैश 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 करके आखिरी लिख दिया, तो वहां पे इस डैश 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 को लोप चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसका कई नाम है। इसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटि पूरक चिन्ह, या इसको आप हंस पद भी कहते हैं। हंस पद ये ऐसे और ऐसे होता है, जैसे र नीचे लगता है ट और ड के, वैसे ही ये जैसे कोई बात छूट गई, जैसे राम जाता है हमने लिखा, कहाँ जाता है ये कहना हम भूल गए, तो हमने ये पुनरुक्ति सूचक या हंस पद लगाकर ऊपर लिख दिया बनारस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात छूट गई है वाक्य में लिखने को, तो ये इस तरह का चिन्ह बनाकर हम उसको ऐड कर देते हैं, हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति इस तरह से 2 तरह से हम लोग बनाते हैं, जिसको उल्टा सी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बात हमने कही उसको दोबारा आगे लिखना है, जैसे राम बनारस जाता है। ठीक है, हमने वाक्य लिखा, फिर हमको फिर से लिखना है तो हमने राम के नीचे ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया। फिर बनारस भी लिखना है तो बनारस के नीचे भी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब होता है ये बातें रिपीट हो रही हैं। राम बनारस जाकर दर्शन करता है। ठीक है, दोबारा वो चीज ना लिखनी पड़े तो इसके लिए ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। या हंस पद। हंस पद को इस तरह से इस चिन्ह से हम जानते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसे हमने कहा सीता गाती है, तो हम कहना भूल गए गीत गाती है, वाक्य हमारा अधूरा हो गया, कटिंग नहीं कर सकते, कहीं ऐड कैसे करें, तो यहाँ पे हम हंस पद लगाकर या त्रुटिपूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह लगाकर यहाँ ऊपर लिख देंगे सीता गीत गाती है, तो ये हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा और हमें फिर यहाँ पे कोई भी अशुद्धि नजर नहीं आएगी।
ठीक है। इसके बाद है अवग्रह चिन्ह। अवग्रह का इस तरह का चिन्ह होता है, ये देवनागरी लिपि का चिन्ह है। यह चिन्ह अधिकतर संस्कृत में प्रयोग में आता है। ये लुप्त अकार को चिन्हित करता है। जैसे संस्कृत में कहा सो अहम सोहम, है ना, सोहम में इस तरह से ये अवग्रह का प्रयोग होता है। और हिंदी में इसको दीर्घ पुकारने के लिए किसी को बुलाया जाता है तो ये अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए बुलाना है राम, इस तरह से लगा दिया जाता है, पता चले कि उसको बहुत तेजी से बुलाया गया है। जब हम हिंदी लेखन में इस तरह का प्रयोग करते हैं, नाटक वगैरह में अधिकतर इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी को पुकारने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। ये चिन्ह इस तरह से बराबर का होता है, किसी की तुलना करने के लिए, जैसे 9 बराबर 5 + 4, इसको तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। 9 बराबर 9 बराबरी दिखाने के लिए, ठीक है ना। या 9 रोटी बराबर 9 रोटी बराबर 9 रुपए, यानी 1 रुपए की 1 रोटी। इस तरह की तुल्यता जहां पे दिखानी है, समानता जहां पे दिखानी है, तुलना जहां करनी है, वहां पे हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक और है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी ये डैश की लाइन होती है, ठीक है, थोड़ी छोटी लाइन होती है निर्देशक चिन्ह की, लंबी भी कर सकते हैं। जैसे कहीं उदाहरण देना है, ठीक है, किसी बात को बताना है या शीर्षक बताना, तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने विराम चिन्हों के बारे में जाना, उनके प्रयोग के बारे में जाना। अधिकतर हिंदी पढ़ते समय हमें इन सब चिन्हों की हमेशा जो है नजर में आते रहते हैं, सब चिन्हों से हम अपरिचित नहीं हैं, लेकिन एक बार उसे स्पष्ट रूप से जान लेना हमारे लिए आवश्यक है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। इस तरह से विराम चिन्हों को हमने जाना। आज की कक्षा यही पूर्ण होती है। अगली कक्षा में हम नया टॉपिक लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।